हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज के लेक्चर में हम एफटीपी और टेलनेट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल हैं और इन दोनों प्रोटोकॉल को बहुत ही शुरुआती दौर में जब इंटरनेट आया था तब लॉन्च किया गया था। तो इसका जो डिटेल लेक्चर है मैंने तैयार किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले एफटीपी क्या होता है। देखिए, जब आपको फाइल ट्रांसफ़र करना होता है इंटरनेट में, नेटवर्क में, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और इंटरनेट से कनेक्शन बनाने के बाद में आपको जो फाइल की भी आवश्यकता है उस फाइल को किसी न किसी वेबसाइट में जाके सर्च करते हैं। तो एफटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है, इसका उपयोग आप तब करते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को आपको ट्रांसफ़र करना है। अब वो चाहे ऑफिस हो, कार्यालय हो, स्कूल हो, या कंप्यूटर या घर के बीच में हो या शहर के बीच में हो, तो ऐसा करने के लिए एफटीपी एक क्लाइंट की आवश्यकता पड़ती है और एक सर्वर की आवश्यकता होती है। एफटीपी क्लाइंट हम उसे कहेंगे। जो एफटीपी यहाँ पे क्लाइंट लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए, और सर्वर वो जगह होती है जहाँ पे आपकी फाइल्स स्टोर्ड हैं। तो इन दोनों चीज़ों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आपने जब इस सर्वर से कनेक्शन बना लिया तब आप उस सर्वर में रखी जितनी भी फाइल्स हैं उसको डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप कमांड भी दे सकते हैं, जो कमांड का नाम एफटीपी है। और नॉर्मली बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो GUI बेस्ड होते हैं, तो इसमें आपको कमांड टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको कुछ सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप एफटीपी फाइल को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर्स आते हैं और बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप पेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें या ओपन सोर्स का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप केवल एक एफटीपी क्लाइंट को इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद में सर्वर से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका नोट्स है जिसे आप लिख सकते हैं। एफटीपी क्या है, मैं इंग्लिश में और हिंदी में आगे बढ़ते हैं। एफटीपी काम कैसे करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे एक मैंने एनिमेशन बना के रखा है आपके लिए, आपको समझाने के लिए। तो ये जो तस्वीर दिख रही है ये यूज़र की तस्वीर है और यहाँ पे ये 3 प्रकार के काम करेगा। जो यूज़र होता है वही क्लाइंट होता है जो कि कंट्रोल को प्रोसेस करता है। यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस की जगह आप यूज़र प्रोसेस से सुधार लें, यहाँ पे यूज़र की प्रोसेस आएगी। और फिर जो कंट्रोल प्रोसेस होती है वो आपको देखना रहता है कि यहाँ से किस तरीके से काम होगा। और तीसरी होती है डाटा ट्रांसफ़र प्रोसेस। ये तीनों की तीनों जो प्रोसेस हैं ये आपकी TCP IP कनेक्शन, मतलब जो इंटरनेट कनेक्शन बन रहा है उसके माध्यम से आगे बढ़ती हैं। तो कंट्रोल प्रोसेस जो है कंट्रोल कनेक्शन का निर्माण करता है और डेटा ट्रांसफ़र जो है डेटा कनेक्शन का निर्माण करता है। किसके लिए निर्माण करता है? सर्वर के लिए। तो कंट्रोल प्रोसेस जाएगी सीधा सर्वर के कंट्रोल प्रोसेस के साथ में और डाटा ट्रांसफ़र प्रोसेस जाएगी सर्वर के डाटा ट्रांसफ़र प्रोसेस के पास में। तो जब यूज़र एक अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करता है तो यहाँ से कंट्रोल जो है वो सर्वर पे चले जाता है और यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये एक्चुअली मेन प्रोसेस है एफटीपी का, कि एफटीपी काम कैसे करता है। ध्यानपूर्वक आप इसे यहाँ पे सिर्फ यूज़र आपको यहाँ पे सुधार करना है, बाकी और कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। FTPS क्या होता है? तो एफटीपी के 3 प्रकार के आप सर्वर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है FTPS। 3 में FTPS आता है, FTPES आता है और खुद एक FTP आता है। तो FTP क्या होता है हमने देखा, अब दूसरा हम देख रहे हैं FTPS क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो S है, इस S का मतलब होता है सिक्योर। तो सिक्योर करने का मतलब होता है कि आप जब फाइल ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी बुनियादी सुरक्षाएं जोड़ी गई हैं ताकि आपकी फ़ाइल जो है वो इनक्रिप्ट हो जाए, उसे बीच में कोई हैक ना कर सके, बीच में कोई डाउनलोड ना कर सके। जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, जैसा कि आपने डायग्राम में यहाँ पे देखा कि जब एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो किसी भी तरीके से इस बीच में कोई आपके फाइल को चुरा ना सके, इसके लिए हम S नाम का एक प्रोटोकॉल जो है सिक्योर माध्यम से हम अपनी फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये FTPS क्लाइंट होता है। इसमें आपको क्या है कि आपको लॉगिन की जानकारी देनी पड़ेगी और लॉगिन जानकारी आप जैसे ही देंगे तो आपका जितना भी फाइल है वो क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो बीच में यदि मान लीजिए आपके पासवर्ड को कोई चुराने की कोशिश करता है, फाइल को चुराने की कोई कोशिश करता है, तो वो केवल उसका इनक्रिप्टेड वर्जन जो है उसे ही डाउनलोड कर पाता है, जो कि उसके किसी काम का नहीं होता, जो पूरी तरीके से उसके लिए बेकार हो जाता है, उसके किसी काम का नहीं रह जाता। तो ये होता है FTPS।
फिर आता है FTP-ES क्या है। तो देखिए FTP-ES जो है ये थोड़ा सा और अधिक उससे अच्छा काम करता है। जो FTP-S है उससे थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है। इसमें आप क्या करते हैं कि निहित कनेक्शन के बजाय आप वेब होस्टिंग खाते से स्पष्ट रूप से जुड़ता है। मतलब आप इसमें किसी वेबसाइट होस्टिंग के मतलब वेब होस्टिंग के माध्यम से आप अपनी फाइल को डाउनलोड करते हैं। तो इसमें आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो FTP क्लाइंट को डाउनलोड करें या चाहे तो ना करें। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए आप FTP क्लाइंट के द्वारा फाइल को डाउनलोड डायरेक्टली कर रहे हैं, और दूसरा एक है कि आप किसी ऐसी वेबसाइट के माध्यम से, मैं सिर्फ ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप क्या करें फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। तो जब आप फाइल को वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं तो अगर आप FTP के द्वारा इसे डाउनलोड कर रहे हैं तो ये जो चिंता करने का विषय है ये यूनिवर्सिटी का है कि यूनिवर्सिटी अपने डाटा को सिक्योर कैसे करता है। तो इस स्थान पर FTP-ES का इस्तेमाल होगा जब आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास में खुद के पास में कोई FTP क्लाइंट नहीं है, लेकिन सामने जो आपकी वेबसाइट है जिसने वेबसाइट को होस्ट करके रखा है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो वेब होस्टिंग कर रहा है वो चिंता करे कि भाई आपकी फाइल जो है सुरक्षित है कि नहीं, आपके पास सुरक्षित तरीके से पहुँचे। भाई आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं, आप एग्जाम का टाइम टेबल डाउनलोड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट को होस्ट करके रखी है उस जगह की चिंता करने की विषय है। तो यहाँ पे FTP-ES का इंट्रोडक्शन आता है। तो इस नोट्स को पढ़ें, इस नोट्स को नोट डाउन भी कर लें, स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बिना किसी नाम का FTP क्या होता है। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम या बेनामी। तो यहाँ पे एनोनिमस FTP क्या होता है, इसका नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा FTP जिसका कोई नाम नहीं होता। तो जब आप किसी सर्वर पे क्या करते हैं, बिना किसी क्रेडेंशियल के ही आप किसी चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसा तो हम हमेशा करते हैं कि जैसे आप वेबसाइट में किसी गए और वेबसाइट में जाने के बाद में, अब ये डिपेंड करता है वेबसाइट के ऊपर में कि वो वेबसाइट वाला आपकी जानकारी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। यदि आपको कोई भी क्रेडेंशियल मांग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे आपकी जानकारी देनी है और आपका पूरा का पूरा जो डाटा है वो मतलब आपका जो नाम है, आपका जो ईमेल आईडी वो चला गया। लेकिन कई ऐसे वेबसाइट होते हैं जहाँ से आप बिना किसी डाटा को दिए ही क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप बिना डाटा प्रदान किए ही क्या करते हैं, किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं, FTP के माध्यम से ही करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोनिमस FTP कहते हैं। मतलब आप बिना किसी नाम के माध्यम से अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। एनोनिमस FTP को एक सामान्य यूज़र नाम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है और व्यक्तियों की पहचान नहीं करता है। मतलब आप इसमें पासवर्ड और नाम दे भी देंगे तो इसमें एनोनिमस FTP जो है आपकी पहचान करने का काम नहीं करेगा। FTP एनोनिमस जो होता है आमतौर पर केवल फाइलों के रिट्राइव करने के लिए, मतलब पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से सार्वजनिक फाइलों को डाउनलोड करने के लिए एक सामान्य तरीका है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एनोनिमस FTP, सिर्फ नाम है इसका। इसमें बस आपका नाम जो है वो दिखाई नहीं देगा, आप एनोनिमस रहेंगे, मतलब बेनाम रहेंगे, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि किसने डाउनलोड किया। आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आता है आपका टेलनेट क्या है। तो देखिए ये भी एक प्रोटोकॉल है FTP की तरह। टेलनेट जो है इसमें आप रिमोट लॉगिन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे मैं ब्रेक लगा के आपको ले चलता हूँ पेंट ब्रश में, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि टेलनेट काम कैसे करता है। फिर वापस हम इस जगह पे आएंगे। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका नोट्स कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं और मैं आपको पेंट ब्रश में समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये आ गया हमारा पेंट ब्रश, इसमें हम एक कंप्यूटर सिस्टम बना लेते हैं और दूसरा एक और हम कंप्यूटर सिस्टम बना लेते हैं जिसमें हम समझेंगे कि टेलनेट काम कैसे करता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये आप हैं, क्लाइंट है, ये जो राइट साइड वाला दिख रहा है, यहाँ से आपने भेजी रिक्वेस्ट भेजने पर, सॉरी एरो की हमें दूसरा वाला बनाना है, आपने रिक्वेस्ट भेजी इस डायरेक्शन में। तो जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है और आप यहाँ से कोई भी चीज़ को डाउनलोड करते हैं। तो टेलनेट का वर्किंग केवल इतना ही है कि यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है। यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं जिसे हम रिमोट लॉगिन के नाम से जानते हैं। मतलब जब आप इस सर्वर पे लॉगिन कर लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, रिमोट लॉगिन कहते हैं। रिमोटली किसी कंप्यूटर को आप क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये जो माध्यम होता है ये माध्यम उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता
और शुरू से ही जब से टेलनेट आया तब से ही इसकी थ्योरी में भी यही चीज़ लिखी है कि ये चीज़ जो है उतनी सिक्योर नहीं होती। तो यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है कि टेलनेट इंटरनेट पर सबसे शुरुआती रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल में से एक है। यह 1969 में आईपी नेटवर्किंग के शुरुआती दिनों में अनौपचारिक रूप से जारी किया गया था और लंबे समय तक दूरस्थ मतलब दूर के नेटवर्क वाले कंप्यूटर तक पहुँचने का डिफ़ॉल्ट एक मेथड था। यह क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। क्लाइंट सर्वर मैंने आपको बताया डायग्राम में कि आप क्लाइंट हो जाते हैं और जहाँ से आप फाइल डाउनलोड करेंगे या कोई भी काम करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। यह क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो यूज़र को टेलनेट क्लाइंट एप्लीकेशन के दूरस्थ होस्ट मतलब दूर बैठे ही आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनल को आप चला सकते हैं। आप यहाँ से बैठे बैठे किसी भी कंप्यूटर को चलाने का एक तरीका होता है टेलनेट। अब चूंकि प्रोटोकॉल में कोई अंतर्निहित सुरक्षा मतलब कोई भी एक ऐसी इसमें उतना ज़्यादा कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है और यह गंभीर सुरक्षा मुद्दों से ग्रस्त है। मतलब आप इसमें आपकी फ़ाइल हैक हो सकती है। जब आप टेलनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सामने वाला आपके किसी भी चीज़ को हैक कर सकता है। तो जो एनवायरनमेंट के हिसाब से इसकी उपयोगिता के सीमित करता है, मतलब इसकी उपयोगिता जो है वो क्या है, सीमित है। जहाँ नेटवर्क पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक इंटरनेट पर टेलनेट के उपयोग आने से जोखिम से बचा जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे बात टेलनेट की परिभाषा में लिखी जा रही है कि टेलनेट का उपयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टेलनेट में और एफटीपी में अंतर क्या होता है। तो देखिए दोनों के दोनों सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में आखिर बेसिक अंतर क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने एक अंतर लिखा है। देखिए एफटीपी और टेलनेट दो बहुत पुराने प्रोटोकॉल है जो कुछ फंक्शनैलिटीज़ को जोड़ने के लिए नेटवर्क पर उपयोग किए जाते हैं। एफटीपी एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और इसकी एकमात्र कंसर्न डायरेक्टरीज को बनाने और हटाने जैसी कुछ प्रबंधन क्षमताओं के साथ एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक फाइल को हस्तांतरण की मतलब ट्रांसफ़र की सुविधा है। आप एफटीपी के माध्यम से डायरेक्टरीज बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, इसे हटा भी सकते हैं। और टेलनेट से क्या कर सकते हैं, टेलनेट एफटीपी की क्षमताओं से थोड़ा सा अधिक है क्योंकि यह केवल एक कनेक्शन प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ता को टेलनेट कमांड के लिए सुन रहे रिमोट सर्वर से कनेक्शन की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि आप केवल डायरेक्टरीज को बनाना और डिलीट करना ही नहीं बल्कि और भी इससे ज़्यादा कुछ काम कर सकते हैं, तभी तो ये टेलनेट इसका नाम है। उपयोगकर्ता तब सर्वर कंप्यूटर को कमांड जारी कर सकता है और उन प्रतिक्रियाओं को जांच कर सकता है जो वापस भेज दी जाती है। मतलब आप यहाँ पे सिर्फ ना कि डायरेक्टरीज को डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि और भी बहुत सारे कमांड्स है कि ये चेक कर सकते हैं कि सामने वाले सर्वर में जिस पे आप बैठे हैं, जिससे आप कनेक्टेड हैं, उस पर क्या क्या काम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये लेक्चर की समाप्ति हो जाती है यहीं पे। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये हम देखते हैं। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वेब पब्लिशिंग टूल क्या है, वेबसाइट की प्लानिंग कैसे की जाती है और वेबसाइट की होस्टिंग हम कैसे करते हैं। ओके, जाने से पहले मैं आपको ये कहा था कि मैं आपको कुछ एफटीपी क्लाइंट से उदाहरण दूंगा, तो वो उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से एफटीपी के क्लाइंट्स मौजूद हैं इंटरनेट में, वो हम देखते हैं। तो आप गूगल में जाके देखिए कि एफटीपी के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिस्ट आ जाती है बहुत सारी और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे कि फाइलज़िला नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप किसी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं और आप इसे चला सकते हैं। अब कुछ एफटीपी की वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ जहाँ से आप फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। और क्या गूगल क्रोम के द्वारा आप एफटीपी का काम कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल किया है ftphp.com। ये जो वेबसाइट है, HP एक बहुत बड़ा ब्रांड है कंप्यूटर सिस्टम का। यहाँ पे आप ड्राइवर पैक्स नाम का एक लिंक देख रहे हैं जो कि ftphp.com नाम से चालू हो गया और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर मतलब ये केवल FTP है, FTPS या FTPES नहीं है। तो जब आप इस वेबसाइट को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको HTML का पेज ही दिखाई दे रहा है और जब ये खुल जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्राइवर के क्या दिखाई दे रहे हैं, लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन लिंक में आपको केवल क्या करना है, क्लिक करना है और ये जो ड्राइवर हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे। तो FTP को ये एक तरीके का सर्वर है जहाँ पे हम यहाँ पे इसे गूगल क्रोम की सहायता से क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ से आप किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके सेव लिंक एज का ऑप्शन चुन के या फिर डायरेक्टली किसी फाइल पे क्लिक करके आप इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइलों का आदान प्रदान इस तरीके से आप एक सर्वर और क्लाइंट के द्वारा कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने सीखा कि FTP क्या होता है, FTPS क्या होता है, FTPES क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, टेलनेट और FTP अंतर क्या होता है। अगले लेक्चर का इंतज़ार रहेगा आपको। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वेब पब्लिशिंग टूल, वेबसाइट की प्लानिंग कैसे की जाती है और वेबसाइट को होस्ट कैसे किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं।
Thank you very much. See you on the next lecture.